यूज्ड लग्जरी सेडान्स, ये एक ऐसा सेगमेंट है ना भाई जिसके अंदर सबको सिर्फ एक सवाल रहता है कि हम ले तो लेंगे, उसके बाद मेंटेनेंस कैसी कुछ है वो समझ नहीं आती। अब इसके अंदर तीन ब्रांड थे, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जो कि बहुत महंगे महंगे आती थी, लेकिन आफ्टर ऑल जो रीसेल वाली मार्केट थी उसके अंदर बहुत सस्ती मिलती थी। लेकिन उन अंधों के अंदर एक काना राजा था जिसकी इज्जत लोगों ने थोड़ी कम करी, लेकिन एक्चुअल में वो गाड़ी कितनी कुछ बढ़िया है वो आज मैं बताऊंगा। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, ये है हमारी टोयोटा की कैबिन। तो आज की वीडियो के पीछे का सिर्फ एक मतलब है, इस गाड़ी की रिलायबिलिटी, इस गाड़ी की जो ए टू जेड सारी चीज़ें वो बताने का, क्योंकि इस गाड़ी को ओन करा हुआ है मुझे हो गया लगभग 1 साल। और जो कुछ ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, जिस प्राइस रेंज में गाड़ी आपको मिल सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इस गाड़ी को हम चला चुके हैं लगभग 1,56,000 57,000, मतलब 158 होने वाली है ऑलमोस्ट। और उसके बाद भी ना, जिस कंडीशन में इस गाड़ी को लिया था उससे कहीं ना कहीं बेटर चलती है। उसकी वजह सिर्फ एक है, ये है टोयोटा। तो बात करूं अगर मैं 2012-13 के टाइम की, ये गाड़ी आपको ऑलमोस्ट ऑन रोड पड़ती है लगभग 35 लाख रुपए। और इसके सेगमेंट में ना जो अलग लग्जरी ब्रांड थे जिनको सही में लोग लग्जरी मानते थे, वो आते थे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। और उनकी एक एंट्री लेवल आपको सेडान मिलती थी जो इनसे साइज में तकरीबन मेरे ख्याल में आधी होंगी, जिनका इंजन मेरे ख्याल में इनसे आधा होगा, क्योंकि इसके अंदर आता था उस टाइम पे 2.5 लीटर का एन इंजन जो निकालता था आपका लगभग 170 bhp। और बाकी गाड़ियों के अंदर मेरे ख्याल में पावर ठीक थी, लेकिन उनके डिस्प्लेसमेंट कम मिलते थे। जैसे 1800 सीसी का मिलता था, कोई 2 लीटर का मिलता था, तो बहुत कम सीसी के आपको उस टाइम इंजन मिलते थे। और बीएमडब्ल्यू की बात करें, 3 सीरीज मिलती थी। मर्सिडीज की बात करें, आपको वही बात है, सी क्लास मिलती थी उस टाइम, जो पेट्रोल की मानो आप डीजल की मानो, हाँ डीजल वाली एवरेज में अच्छी थी। लेकिन अगर मैं एंट्री लेवल सेडान्स की बात करूँ जो इसके रेट से मैच करती थी, सिर्फ वही गाड़ी आती थी। अभी ये गाड़ी क्यों इतनी खास है, उसकी वजह सिर्फ ये है, जिस बंदे ने इस गाड़ी को ट्राई करा है ना, जिस बंदा इस गाड़ी को ओन करा है, जो बंदा इस गाड़ी का टेस्ट जानता है, वो ही जानता है कि एक्चुअल में ये गाड़ी कितनी कुछ हल्की है आपकी जेब के ऊपर। अब इसी प्राइस रेंज में आपको जो है 2012 की बीएमडब्ल्यू मिल जाएंगी, 2012 की ऑडी, मर्सिडीज भी मिल जाएंगी। लेकिन खर्चा का घर तो एक्चुअल में वो गाड़ियां हैं, बट आफ्टर ऑल इट्स अ टोयोटा। आपका कुछ नहीं, नामात्र खर्चा करवाने वाली है, सिर्फ सर्विस करवाना है और कुछ नहीं करवाना है इस गाड़ी के अंदर। तो 1 साल यानी कि 12 महीने बाद, और इस गाड़ी को लिया था मैंने लगभग 1,18,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई थी, और 1,56,830 किलोमीटर होने वाली है। यानी लगभग अगर मैं बताऊँ तो 38,000 किलोमीटर हम इस गाड़ी को चला चुके हैं लेने के बाद 1 साल के अंदर। ठीक है, क्योंकि जून की अभी एंड हो गई और जून स्टार्टिंग में इस गाड़ी को 1 साल हो गया था, लगभग 6 जून को इस गाड़ी को 1 साल हो गया था। तब भी अगर बात करूँ तो 37,000 किलोमीटर ये गाड़ी 1 साल के अंदर ट्रैवल कर चुकी थी। और ये गाड़ी मेरी हाईवे क्रूजर रही है, ये गाड़ी मेरी डेली ड्राइवर रही है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब इस गाड़ी को हमें घर पे खड़ा रखना पड़ा हो, समझ रहे हो। तो एक सेडान, लग्जरी सेडान, हर बंदा यही सोच के लेता है यार कभी कभी निकाली जाए, हवाबाजी के लिए निकाली जाए, क्योंकि बजट आपको वही 5-7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का लेके चलना पड़ता है। और सिर्फ एक लोगों के लिए अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो तो आप हो बेवकूफ, बात है ये। क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस की बात करूँ तो मात्र 5 से 6 हज़ार रुपए में इसकी सर्विस करवा सकता हूँ मैं। कंपनी में मैं अगर जाऊं तो 10-12 हज़ार रुपए से ज़्यादा की इसकी सर्विस कॉस्ट नहीं है। और वहीं पे बात करूं, टोयोटा इज़ नोन फॉर इट्स भयंकर रिलायबिलिटी, यानी कि आपको जो है इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर के अलावा इस गाड़ी के अंदर कोई भी खर्चा नहीं मिलने वाला अगर ये गाड़ी आप प्योर पेट्रोल ले रहे हो। क्योंकि कैमरी 2 ऑप्शंस के साथ आती थी, एक था ये प्योर पेट्रोल, एक आता था इसके अंदर हाइब्रिड। अब हाइब्रिड आप पुरानी लेने जाओगे, उसके अंदर आपको जो है सिर्फ एक चीज़ देखनी पड़ेगी, उसके हाइब्रिड की बैटरी, क्योंकि वो अगर आपकी रिप्लेसमेंट मांग रही है तो वो आसानी से आपका 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है। उस हिसाब से अगर आप गाड़ी लेते हो तो वो बात फिर अलग हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर इस पेट्रोल की बात करूं मैं, जो आपको लगभग 2014-15 तक ऑफर हुई थी, लेकिन तब तक जो है पेट्रोल लोगों ने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दी थी कि क्यों ले, जब भाई कुछ ही मेरे ख्याल में पेट्रोल और हाइब्रिड के अंदर उस टाइम 4-5 लाख रुपए का फर्क था ज़्यादा से ज़्यादा। और उस हिसाब से अगर इस गाड़ी को देखा जाए
तो बैंग ऑन है अपनी एक एक पैसे के लिए, एक एक चवन्नी के लिए, क्योंकि 2012 मॉडल सेम गाड़ी अगर आप लेने जाओ आपको मार्केट के अंदर आसानी से 4 से 5 लाख रुपए के अंदर मिल जाती है, और ये कोई इंसान बिलीव नहीं कर पाता है। अब ये गाड़ी क्यों इतनी खास मेरे को लगती है, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ इस गाड़ी के ड्राइविंग के ऊपर। चलो भैया, चश्मा लगा लेते हैं, पैंट पहन लेते हैं और चलते हैं, बतलाते हैं। अब मेरा प्लान तो था कि उतर के आराम से, क्योंकि मौसम भी बढ़िया था, उतर के आराम से जैसे पहले वीडियो बनाई थी मैंने कंपास वाली, वैसे ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, वैसे ही शूट करूं। लेकिन जिस लोकेशन पे बनाता था मैं, वहां पर बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर आराम फरमा रहे हैं, यहाँ पर बैठ के पत्ते खेल रहे हैं, पीछे 4-5 लोंडे 2 बाइकें लगा के टी शर्टें उतार के रील बना रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ही डिस्टर्ब करूं, तो गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ। और सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं कि क्यों मेरे को कैमरी इतनी ज्यादा पसंद है, क्यों मेरी गाड़ी में क्यों मेरे घर के अंदर पहली प्रायोरिटी इस गाड़ी को दी गई है, वो है इस गाड़ी की ड्राइविंग कैपेबिलिटी। अब इस गाड़ी को अगर मैं सही बताऊं, इतनी कैपेबल गाड़ी है। मैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस साइड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके जो है टायर अप साइज करवा रखे हैं, अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मैंने इस गाड़ी की बना रखी है, लेकिन उसका इफेक्ट इसकी ड्राइविंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पेट्रोल गाड़ी है, उसका फायदा ये है, ये गाड़ी एक तो बेरिंग पता नहीं टोयोटा वालों ने कैसी लगा रखी है, व्हील बेरिंग, इस गाड़ी को हल्का सा एक्सेलरेट करके आप छोड़ दो ना, इसका एक्सेलरेटर, ये गाड़ी अपने आप चलती रहती है, इतनी एफर्टलेस ड्राइव है ना। और इसके अंदर आता है 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर रेट। उसका फायदा ये है, जो इसकी पावर है ना, वो बिल्कुल ही लोअर आरपीएम से आपको धीरे धीरे देनी शुरू कर देती है। यानी कि इस गाड़ी के अंदर, ड्राइविंग के अंदर, कहीं पे भी आपको जो है पावर लॉस का फील नहीं होने वाला, कहीं पे भी आपको यूं फील नहीं होने वाला कि जो है गाड़ी के अंदर पावर कम है, कहीं से भी किसी भी एंगल से गाड़ी आपकी दब रही है। अब मैं क्यों इस वीडियो का टाइटल मैंने ये रखा कि वाई टोयोटा इज बेटर देन मर्सिडीज, BMW और ऑडी। 2012 के अगस्त के अंदर या सितंबर के अंदर ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, ये वाला फेज जिसको XV50 बोलते हैं, और सेम प्राइस रेंज यानी ऑन रोड लगभग 30 लाख रुपए की पड़ती थी, मैंने सर्च अप करा है। 30 लाख रुपए में आपको मिलती थी मर्सिडीज की C200 जो 180 bhp निकालती थी 1.8 लीटर के इंजन के साथ। BMW की आपको मिलती थी 320i या 320d, ठीक है। ऑडी की मिलती थी आपको A4, A3 जो है उसके बाद लॉन्च हुई थी। लेकिन अगर मैं तीनों गाड़ियों की बात करूं, उनके इंजन का डिस्प्लेसमेंट छोटा था, ठीक है। वो गाड़ियां सिर्फ उनके बैज के लिए मशहूर थी। और अगर मैं सही ऑन ग्राउंड अगर बात करूं, चारों गाड़ी आप खड़ी कर लो, कैमरी को खड़ी कर लो 2012-13 की, आप जो है साइड में मर्सिडीज C200 खड़ी कर लो, आप जो है BMW 320i खड़ी कर लो, आप जो है अपना ऑडी की A4 खड़ी कर लो। जो साइज इस गाड़ी का है, वो गाड़ियां जो है कभी भी आसपास नहीं आ सकती, क्योंकि लगभग 5 मीटर इस गाड़ी की लंबाई है, मेरे ख्याल में 5 मीटर से फालतू ही होगी शायद से, 5 मीटर है ऑलमोस्ट, ठीक है। और वो गाड़ियां ना एंट्री लेवल सेडान्स थी, एंट्री लेवल गाड़ियां थी, ठीक है, उन ब्रांड्स की, और ये एक टोयोटा की लग्जरी लेवल की गाड़ी थी। तो आप फर्क समझ सकते हो कि दोनों चीजों के अंदर क्या था। सेम प्राइस रेंज में अगर आप जो है ब्रांड वैल्यू छोड़ो, उस चीज को साइड कर दो, क्योंकि टोयोटा कैमरी इंडिया के अंदर नहीं बिकी, उसका सिर्फ एक वजह थी, सिर्फ एक, टोयोटा की सेडान के ऊपर कोई भी बंदा 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए खर्च करने नहीं चाहता था। सारे बंदे यूं सोचते थे कि हम इतने पैसे में फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। बट जिस बंदे ने इस गाड़ी को चला लिया है वो ही जानता है कितना कुछ बेटर है गाड़ी। क्योंकि ड्राइविंग की अगर मैं बात करूँ, इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, इस गाड़ी को हाईवे पे चलाया हमने, निचोड़ के इस गाड़ी को पहाड़ों के ऊपर चलाया, निचोड़ के इस गाड़ी को हमने शहर के ऊपर चलाया, निचोड़ के बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे मैंने इसको 150 पे खींचते हुए इस गाड़ी को मैं लेके गया हूँ, ठीक है, फुल लोड के अंदर 5 लोगों के अंदर। जितनी प्लांटेड ये गाड़ी फील करवाती है ना, बीइंग अ लग्जरी कार, बीइंग अ लग्जरी सेडान, बीइंग अ कार विद सॉफ्ट सस्पेंशन, जितनी कंफर्ट राइड ये गाड़ी आपको देती है, जितने प्यार से गाड़ी जो है ना, प्यार से आदमी की तरह सारे गड्ढों को पी जाती है, शायद ही कोई और गाड़ी कर पाएगी इस प्राइस रेंज में। और प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं, तो आपको टोयोटा कैमरी अगर हाइब्रिड भी अच्छी कंडीशन के आप लेते हो, 15-16 मॉडल, और 9-10 लाख रुपए के अंदर आपको आराम से मिल जाएगी।
उसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज देखनी पड़ेगी, उसकी हाइब्रिड की बैटरी। लेकिन ये है प्योर पेट्रोल, इसके अंदर हाइब्रिड की बैटरी का चक्कर नहीं है। तो मेंटेनेंस की अगर बात करूँ ना, सबसे पहली बात इस गाड़ी की सिर्फ एक बड़ी बात है, वो है इस गाड़ी का ब्रांड। इट इज अ टोयोटा। आपका ना के बराबर ये गाड़ी खर्चा करवाने वाली है, कहीं से भी आपको नहीं लगने वाला इस गाड़ी ने फालतू मेरे पैसे पी लिए या कोई भी एक्स्ट्रा चीज। सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, बाहर सर्विस करवाता हूं मैं, ओरिजिनल पार्ट्स लगवाता हूं, कुछ भी करवाता हूं, ओरिजिनल इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, सारी चीजें कराओ तो भी 5-6 हज़ार रुपए से ऊपर का खर्चा इस गाड़ी की सर्विस का नहीं है। वहीं पे अगर मैं कोई भी लग्जरी गाड़ी लेके जाता हूँ बाहर किसी भी सर्विस सेंटर में, तो उसके अंदर कमियां इतनी निकल के आ सकती है ना, आप सोच नहीं सकते। अब इसके सेगमेंट की एक स्कोडा सुपर्ब भी आती थी उस टाइम, ठीक है। इसके सेगमेंट में वॉक्सवैगन की जेटा आती थी, है ना, जेटा ही आती थी मेरे ख्याल में इस सेगमेंट की। और सारी गाड़ी अगर मैं देखूं, जर्मन ब्रांड्स देखूं, वो चलाने में नो डाउट आपको इनसे बेटर लगेंगी, लेकिन सारी गाड़ियों का टेस्ट अलग है। टोयोटा कैमरी वॉज दी ओनली लग्जरी कार उस सेगमेंट के अंदर। इस गाड़ी को कहीं से भी स्पोर्टी नेचर का नहीं कहूंगा। वहीं पे इसके अलावा जो भी गाड़ियां थी, मैं अकॉर्ड की बात करूं जो इसके सेम प्राइस रेंज में इसके ब्रांड के हिसाब की थी, अकॉर्ड की बात करूं, सुपर्ब की बात करूं, जेटा की बात करूं, या लग्जरी सेगमेंट में जाऊं मैं, मर्सिडीज की बात करूं, अपना C200 की बात करूं मर्सिडीज में, BMW में 3 सीरीज की बात करूं, ऑडी में A4 की बात करूं, सारी गाड़ियां स्पोर्टी नेचर की होती थी। यानी वो गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा मजे देती थी, लेकिन सेकंड रो का कंफर्ट, ड्राइविंग कंफर्ट, सस्पेंशन का कंफर्ट, चलाने का कंफर्ट, वो सिर्फ आपको टोयोटा कैमरी दे सकती थी, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट कार्स योर मनी कैन बाय। और मैं अगर अपने 30-35 हज़ार किलोमीटर का मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं ना, ये गाड़ी एक बार आपने ओन कर ली था, आप फिर से इस गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी पसंद नहीं कर सकते हो। मेरे पास सारी प्रकार की गाड़ियाँ थी, मैंने होंडा सिविक रख ली, उसको मॉडिफाई करवा लिया, शोर शराबा कर लिया, XUV मॉडिफाई कर ली, शोर शराबा कर लिया। एक बार जिस बंदे ने टोयोटा कैमरी खरीद ली ना, उसको जीवन में शोर शराबे वाली गाड़ी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इतनी साइलेंट चलती है ना। हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। 3000 RPM के आसपास तक भी आपको इंजन की नॉइज कहीं से भी नहीं आने वाली गाड़ी की। पता ही नहीं चलेगा इस गाड़ी के अंदर कब आपका जो है गेयर शिफ्ट हो गया है, पता ही नहीं चलेगा सड़क के ऊपर कब कौन सा पत्थर आ गया है, कोई भी चीज़ आपको सड़क के ऊपर पता नहीं चलती। इवन रोड नॉइज भी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा कम है अगर आपने टायर अच्छे लगवा रखे हो। अब एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत भयंकर एक्सपीरियंस, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस। इस गाड़ी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ जो भी ऑडी मर्सिडीज के पीछे भागते हैं, आपको एक तो रीसेल वैल्यू इस गाड़ी की बहुत कम मिलेगी, क्योंकि लोगों ने जब सेल हुई है गाड़ी तभी लोगों ने इस गाड़ी की वैल्यू ही नहीं करी, तो रीसेल वैल्यू गाड़ी की ऑब्वियसली कम होगी। अब बात करता हूँ रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस। अगर कोई भी आप इस सेगमेंट की गाड़ी लेते हो तो 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद क्या कुछ सारी गाड़ियों की कंडीशन रह जाती है। टोयोटा एकमात्र ऐसा इंजन बनाता है जिसको आप लाखों लाख चला लो, शराफत से चलाओ, आराम से चलाओ, बिना मेंटेनेंस के चलाओ, तो ये गाड़ी चूं से चा नहीं करती। 1.5 लाख किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, आज तक गाड़ी के अंदर ना प्लास्टिक की इतनी सी भी खनक नहीं है, गाड़ी इतनी शांत है। वहीं पे आप कोई भी यूज्ड लग्जरी छोड़ो, जो स्पोर्टी गाड़ियाँ बोलूँगा मैं इनको, जो भी लग्जरी ब्रांड की गाड़ियाँ हैं, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, वो 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई आप खरीद तक नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर कमियाँ इतनी मिलेंगी और उनके जितने भी पार्ट्स हैं ना, जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं, उनके प्राइस इतनी आपको इतनी ज़्यादा मिलेगी ना, आप उस गाड़ी को मेंटेन करना थोड़ा यूँ लगेगा यार क्या सरदर्दी लेनी मैंने। आपको 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में आप बहुत बढ़िया आपको A6 मिल सकती है, आपको जो है BMW की 7 सीरीज मिल सकती है, भयंकर लग्जरी से लग्जरी सेडान मिल सकती है। लेकिन वहीं पे मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो हर जगह आप मात खा जाओगे। कैमरी एक बार ले ली तो आप इस गाड़ी में मात कभी नहीं खाने वाले। और यूज की मैं बात करूं कहाँ से उठाई जाए, तो देखो डीलर होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, मोस्टली ये गाड़ियाँ आपको डीलरों के पास मिलेगी, क्योंकि जो लोग ये ओन करते हैं उनके पास खुद इतना समय नहीं होता कि खुद डील करें इन चीज़ों के अंदर कि ओहो मेरी गाड़ी अब मेरे को बेचनी, या तो उनके ड्राइवर बेचते मिलेंगे आपको या आपको डीलर बेचते मिलेंगे। लेकिन डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइस होता है गाड़ी का, वो भी आप आराम से 50,000 से लाख रुपए गिरवा सकते हो, ठीक है। कोई भी आप, मैं कह रहा हूँ कैमरी हाइब्रिड लगभग 2016 की अगर मैं लेके चलूँ, जो कि बेस्ट प्रेस्टीन कंडीशन की अगर आप गाड़ी लेते हो, तो भी आपको लगभग 12 से 12.5 लाख रुपए के अंदर बहुत अच्छी वेल मेंटेन्ड लाख किलोमीटर के आसपास चली हुई गाड़ी मिल सकती है। और लाख किलोमीटर, 1.25 लाख, 1.5 लाख,
उसके बाद भी जो इस गाड़ी की इंटीरियर की क्वालिटी है ना, वो कोई भी अदर ब्रांड नहीं बराबरी कर सकता है। कहीं से भी इसकी सीटों के अंदर फटने फटाने वाली चीज़ नहीं आती, कहीं से भी इसका लेदर मेरे को घिसा हुआ फील नहीं होता। हाँ, कई चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है आप यूज़ कैसे करते हो गाड़ी को। बहुत लाइट हाथों से इस गाड़ी को प्रेम भाव से चलाया जाता है। अब जितनी भी ऑडी, मर्सिडीज, BMW, अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की कंपैरिजन में, वो सारी गाड़ियाँ जो है ना, वो लोग लेते हैं उस गाड़ी को रगड़ते हैं। उस गाड़ी को तमीज़ से कोई नहीं चलाता, क्योंकि वो एक छोटी व्हील बेस की सेडान होती है, स्पोर्टी नेचर की होती है। उनको लेते हैं लोग, भगाते हैं, उसके अंदर कई वेयर एंड टियर होते हैं, फिर लोग मेंटेन करवाते हैं, नहीं करवाते, और उस गाड़ी को बेच देते हैं। लेकिन जिस भी बंदे के पास ये गाड़ी एज अ फर्स्ट ओनर या एज अ सेकंड ओनर भी रही होगी ना, वो इस गाड़ी को केवल तमीज़ से और प्यार से और अच्छी सड़कों के ऊपर चलाता होगा, क्योंकि ये गाड़ी का स्पोर्टी नेचर है ही नहीं। मैं इंजन की बात नहीं कर रहा। इंजन 2.5 लीटर का आपको बढ़िया पावर का मिलता है। आप भगाने पे आओ तो 0 to 100 अंडर 9 सेकंड ये गाड़ी कर देती है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ 5 मीटर लॉन्ग सेडान। उसके बावजूद ये गाड़ी भी कभी भी आपको रगड़ी हुई नहीं मिलती है। ठीक है, वेल मेंटेन्ड आपको मिलने वाली है। अगर नहीं मिलती वेल मेंटेन्ड तो दूसरी भी देख लेना, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी गाड़ियां हैं और ठीक ठीक रेट में है। पेट्रोल वाली जब मैंने खरीदी थी तब मार्केट के अंदर उतनी ज़्यादा नहीं थी। मेरे ख्याल में 5-7 गाड़ियाँ मेरे को दिखी थी ऐड के, उसके अंदर जो थी सबसे ठीक मेरे को ये लगी थी, मैंने ये ले ली थी। अब जो अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ 2012 आपको आराम से 4-5 लाख रुपए की रेंज में मिल जाएगी। उस टाइम थोड़ी महंगी ले आया था मैं, बट कोई बात नहीं। ईच एंड एवरी पेनी स्पेंट ऑन दिस कार आपके चेहरे के ऊपर सिर्फ खुशी आने वाली है, आपके चेहरे के ऊपर सिर्फ स्माइल आने वाली है। आपका चेहरा कभी भी उदास नहीं हो सकता, आप कभी भी नाराज नहीं हो सकते। आप कभी भी इस गाड़ी के अंदर बैठ के, चाहे आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, कभी भी इस गाड़ी के अंदर आपके आंसू नहीं निकलने वाले, क्योंकि इतनी बेहद कंफर्टेबल गाड़ी है। और इस गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप्स की मैं बात करूँ ना, मैं आपको ट्रिप्स गिनवाऊँ अगर इस गाड़ी की, आप थक जाओगे गिन गिन के। दिसंबर से लेके चलूँ, एक पहाड़ों की ट्रिप पापा कर चुके थे। ठीक है, एक बार धनौल्टी दिसंबर में जा चुकी है, एक बार जनवरी में जा चुकी, फेब में एक बार नैनीताल जा चुकी है, पिछले साल जुलाई में एक बार अजमेर जा चुकी थी, फेब में नैनीताल से आने के बाद वापस फेब एंड में धनौल्टी गई थी, फिर धनौल्टी से वापस आकर जो है मार्च के स्टार्टिंग में अजमेर गई थी, फिर अजमेर से वापस आकर ये वापस अजमेर गई थी, फिर वहाँ से वापस आने के बाद ये गाड़ी जो है ऋषिकेश गई थी, फिर वहाँ से वापस आने के बाद वहीं जानी, रुक नहीं रही है गाड़ी। तो जितनी भी रोड ट्रिप इस गाड़ी के अंदर मैंने मारी है, आज तक फटीग नहीं हुआ है। इस गाड़ी में आप नॉन स्टॉप इस गाड़ी को 18 घंटे 20 घंटे चला सकते हो, अगर आप एक सही ड्राइवर हो। सीट्स इसकी इतनी कंफर्टेबल है ना, लगभग 100 किलो का मैं हो रखा हूँ। ठीक है, 6 फुट मेरी हाइट है। हर गाड़ी की सीट के अंदर ना मैं ढंग से फिट नहीं आता, क्योंकि थोड़ी जिम वाली बिल्ट है मेरी, थोड़ा सा चौड़ा जाता हूँ। ये पहली गाड़ी आई है मेरे घर के अंदर जिसके अंदर मैं बैठा हूँ और जिसकी सीटों के अंदर ना मैं ढंग से चौड़ाई में आया हूँ। ठीक है, सीटों से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, सही मेरे को बैक रेस्ट मिल रखा है, सही मेरे को जो है अंडर थाई सपोर्ट मिल रखा है, सही मेरे को जो है हेड रूम मिल रखा है। क्योंकि इस सेगमेंट में जितनी भी और गाड़ियाँ थी, उनकी पहली बात तो सेकंड रो नेगलेक्ट कर दो। आगे जो बंदा लंबा बैठ गया उनके अंदर पीछे की रो के अंदर कोई भी नहीं बैठ सकता। लेकिन इस गाड़ी की अगर मैं आगे की सीटें पूरी पीछे लेटा भी दूँ ना, तो भी पीछे की सीट पे 2 बंदे बहुत प्यार से बैठ सकते हैं, और बैठने को 3 बंदे भी बैठ सकते हैं। अब आ जाता हूँ 1.5 लाख किलोमीटर के बाद, क्या इस गाड़ी के मेरे को फायदे लगे हैं, क्या इस गाड़ी के मेरे को नुकसान लगे हैं। ठीक है, फायदे की बात करूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो कि भयंकर फायदे में, मैं कहूँगा 90% फायदा है, 10% नुकसान है इस गाड़ी का। 90% फायदे के अंदर पॉइंट से है, पहली बात सस्ती मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है, उस वजह से आपको जो है बहुत ज़्यादा मेंटेन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। आज तक इस गाड़ी को लेने के बाद मैंने सिर्फ टायर्स लगवाए हैं। ठीक है, इसके बीच में जो है स्टीयरिंग में से आवाज़ आने लगी थी, तो मैं कंपनी में ले गया, उन्होंने बोला भाई साहब स्टीयरिंग रैक बदला जाएगा 70,000 रुपये का। मैंने कहा रुको, मैं अपने जो मेरा मैकेनिक है उसके पास गया, उन्होंने जो है रिपेयर करके गाड़ी एकदम ऐसी शांत कर दी, और कुछ ही मेरे ख्याल में 10-12-15 हज़ार रुपये लगे थे। तो कुछ हाँ मेंटेनेंस आती है इस गाड़ी के अंदर 1.25 लाख 1,30,000 चलने के बाद। सस्पेंशन मेरे को फ्रंट के चेंज मिले थे जब मैंने खरीदे थे, पीछे वाले चेंज होने का समय आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आगे की जो व्हील बेयरिंग है वो मैं चेंज करवा चुका हूँ, पीछे की जो व्हील बेयरिंग है वो मेरे को चेंज करवानी है। ठीक है, उनमें भी धीरे धीरे आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई बहुत भारी मैकेनिकल इस गाड़ी के अंदर समस्या नहीं आई कि मेरे को इंजन में कुछ करवाना पड़ गया हो, मेरे को इसके ट्रांसमिशन में कुछ करवाना पड़ गया हो, या एसी से रिलेटेड समस्या। हाँ, अब इसका जो है ना थोड़ा सा कंप्रेसर वीक हो चुका है, वो भी बदलवाएंगे टाइम के अनुसार, क्योंकि अभी वही सर्दियों का मौसम आ जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो उसका भी अगले सीज़न के अंदर देखेंगे समाधान।
क्योंकि अगर इसका कंप्रेसर और कंडेंसर कोई बंदा इकट्ठा बदलवाए वो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 80 से 90 हज़ार रुपये का। तो वो चीज़ भी आप देख के चल लेना। अगली चीज़ अगर मैं बताऊं तो इस गाड़ी का जो शहर में चलाने का एक्सपीरियंस है ना मेरा बहुत तगड़ा है। इस गाड़ी को मैं कहूँगा जितना मैंने हाईवे पे चलाया उससे ज़्यादा ये गाड़ी सिटी में चली है, दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर और भयंकर ट्रैफिक के अंदर। ठीक है, पूरे एनसीआर छाप रखा है इस गाड़ी ने घूम घूम के। तो उसके अंदर मैं बताऊँ इसका स्टेयरिंग बेहद लाइट है, अनलाइक अदर टोयोटाज, अनलाइक फॉर्च्यूनर और अनलाइक अदर कार्स बेहद लाइट है। ठीक है, बेशक ये गाड़ी एक लग्जरी सेडान है, बेशक गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन ये गाड़ी कहीं पे भी ना ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं करती है आपकी। चाहे आगे इसका बोनट कितना ही लंबा हो, गाड़ी के अंदर बैठ के ये गाड़ी कहीं से भी यूँ फील नहीं करती कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी हूँ या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे को चलाने के लिए। नॉर्मल गाड़ी की तरह चलती है। आपको कहीं से भी आप ORVMs के अंदर भी देखोगे तो यूँ नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा लंबी गाड़ी चला रहे हो। मेरा एक्सपीरियंस हो गया अलग बात है, लेकिन कोई नया बंदा भी चलाएगा ना तो चलाते टाइम कहीं भी यूँ नहीं लगता कि यार बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी गाड़ी है या बिल्कुल ही शहर के अंदर चलाने में समस्या आती है। कोई थर्ड आए से कोई तीसरा बंदा बाहर खड़े होकर देखेगा तो उसको लगेगा यार ट्रैफिक के अंदर बहुत लंबी गाड़ी है ये, बट ड्राइविंग एक्सपीरियंस से बताऊं तो एक छोटी गाड़ी की तरह ही चलती है और एक बहुत पॉजिटिव चीज़ दर्शाती है गाड़ी अपनी ड्राइविंग के अंदर। वहीं पे अगर मैं हाईवे की ड्राइविंग की अगर बात करूं, अगर गाड़ी सही चल रही है, स्ट्रेट रोड पे चल रही है, सीधी सीधी चल रही है, आप इसको स्टीयरिंग भी छोड़ दो ना, छोड़ना मत, लेकिन छोड़ भी दो ना, ये गाड़ी अपना ट्रैक नहीं भूलती है, सीधी चलेगी तो सीधी चलती रहेगी। और इसकी व्हील बेयरिंग कुछ अलग सिस्टम के यार, मेरे को एक तो समझ नहीं आया, ये भी सिर्फ पेट्रोल के अंदर, हाइब्रिड के अंदर ये थोड़ी कम है ये चीज़। मतलब 30-40 के ऊपर अगर आप चल रहे हो ना और आप एक्सेलरेटर छोड़ दो तो गाड़ी चलती रहती, ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल सा लग जाता है इस गाड़ी का। तो वो ना इस गाड़ी की ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा एफर्टलेस कर लेता है। बहुत ज़्यादा आपको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्का सा पंजा दे दिया, गाड़ी ने पेस पकड़ ली, पंजा छोड़ दो, गाड़ी चलती रहेगी। मैंने एक्सेलरेटर छोड़ रखा है, ट्रैफिक में चल रहा हूँ और 30 पे गाड़ी चले जा रही है। ठीक है, मैंने पैर अपना नीचे कर रखा है आराम से, ब्रेक दबाऊंगा जब ब्रेक दबाऊंगा। ब्रेकिंग की अगर बात करूँ तो डिस्पाइट ऑफ द वेट ऑफ द कार ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। टोयोटा यार वही बात है, एक बार जिस बंदे को इस गाड़ी का टेस्ट हो गया ना, और एक बार जिस बंदे को टोयोटा ब्रांड का टेस्ट हो गया, टेस्ट अपना अपना होता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो है महंगी गाड़ियों लेने के बाद भी, ऑडी मर्सिडीज का टेस्ट करने के बाद भी थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ बजट, लेकिन कई चीज़ें होती है मेंटेनेंस से रिलेटेड, कई चीज़ें होती है। वहीं पे एक बार जो बंदे ने कैमरी ले ली, वो कैमरी से नीचे कभी नहीं आएगा, वो फिर से कैमरी ले लेगा, दोबारा कैमरी ले लेगा, तिबारा कैमरी ले लेगा। बहुत भयंकर पैसे आ गए तो लेक्सस की ES 300 ले लेगा, जो कि कैमरी का लेक्सस वाला वर्जन है, थोड़ा सा और लग्जरी वर्जन है। लेकिन कोई आपको लग्जरी गाड़ी इतनी भयंकर फील के साथ साथ अगर हाइब्रिड की बात करूँ 20 की एवरेज भी दे तो कौन बंदा नेग्लेक्ट करेगा। साथ ही साथ पेट्रोल हो, डीजल की एवरेज अलग बात होती है, पेट्रोल में आपको इतनी एवरेज दे। वहीं पे प्योर पेट्रोल की अगर मैं सिटी एवरेज की बात करूँ तो बहुत प्यार से चलाओगे 7-8 देती है। ठीक है, हाईवे पे लंबा अच्छे से क्रूज करते हो, 80-90-100 चलाते हो तो 12-13 की एवरेज गाड़ी हाईवे पे निकाल के दे देती है आपको, कोई उसके अंदर समस्या नहीं है। लेकिन सिटी एवरेज इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा पैथेटिक है। मैं आपको ये बोलूँगा, हाईवे पे जो ये गाड़ी आपको फील करवाती है ना, मतलब ये गाड़ी अगर 100-120 पे भी चल रही है ना, चलाने वाले को, साइड में बैठे वाले को और पीछे बैठे वालों को सबको नींद आती है, चाहे गाड़ी कितनी तेज चल रही हो। तो वो इस गाड़ी का ना कंफर्ट लेवल दर्शाती है, गाड़ी कितनी कुछ कंफर्टेबल है। वहीं पे कई गाड़ी इतनी एड्रेनलिन वाली होती है ना कि स्पीड में चल रही है, मज़े भी आ रहे हैं लोगों को, यूं हाँ आँखें खुली हुई है, वो वाला नहीं है। इस गाड़ी को 150 पे चला के छोड़ दो, क्रूज लगा दो, नींद आ सकती है हाई एक्सप्रेस वे के ऊपर। ये गाड़ी इतनी स्मूथ, इतनी कंफर्टेबल है। अनदर पॉजिटिव थिंग इस गाड़ी का सस्पेंशन। जैसे रेगिस्तान का प्यासा आदमी होता है ना, उसको पानी की बोतल दो बहुत जल्दी पी लेगा, ऐसे ही ये गाड़ी जो है ना गड्ढों को पी जाती है। आप कितने बेकार से बेकार सड़क हो, अगर आप स्पीड में निकाल दो ना, गाड़ी ग्लाइड कर जाती है। और उसका सेकंड रीजन ये है, मैंने इस गाड़ी के अंदर टायर अप साइज करवा रखा है, 235 लगवा रखा है मैंने, SUV के टायर ठगवा रखे हैं इस गाड़ी के अंदर। उसकी वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को बहुत अच्छा हो चुका है। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कभी मेरे को परेशान नहीं करता है, और उस वजह से इस गाड़ी को मैं रफ से रफ टेरेन के अंदर ले जाने को तैयार हूँ। तो सोच रहा हूँ इस गाड़ी को लद्दाख ले जाए। अगर आप सपोर्ट करोगे, अगर आप बोलते हो तो शायद मैं इस गाड़ी को लेके चला जाऊँ। आई डोंट नो। अब आ जाते हैं, देखो ये चीज़ें पॉजिटिव है, ये गाड़ी जिस प्राइस रेंज में मिल जाती है, एक सम अप करके बताओ, जिस प्राइस रेंज में मिलती है उस प्राइस रेंज में ऐसा कंफर्ट, ठीक है, ऐसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ऐसी एवरेज,
अगर हाइब्रिड को गिनूँ तो ऐसी एवरेज, ठीक है, और ऐसी मेंटेनेंस बोल चुका हूँ मैं, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना कोई भी गाड़ी आपको नहीं दे सकती। मैं सेकंड हैंड के व्यू पॉइंट से बताऊँ, और वाई टोयोटा इज बेटर देन मर्सिडीज, ऑडी और BMW, वो मैं सिर्फ इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस कर लो, चला लो, बैठ लो, जो शांति से ये गाड़ी आपको चलती हुई दिखेगी ना, आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। अब हर कोई परफेक्ट नहीं होता, गाड़ियों के अंदर कमियाँ होती हैं, तो इसके अंदर कमी बस मेरे को सिर्फ एक लगी है इस गाड़ी का, या एवरेज, वो भी ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर रहा। 2500 सीसी का इंजन है, इतनी एवरेज तो बनती है इस गाड़ी की, बहुत ज़्यादा ख़राब एवरेज नहीं अगर मैं देखूँ तो। हर महीने में ना ये गाड़ी एकदम से परफेक्ट है। ये ग्राउंड क्लियरेंस की भी मैं इसकी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं बताऊँगा, ठीक ठाक है। चलाने की बात है, एक्सपीरियंस की बात है, बहुत ज़्यादा रफ टेरेन के लिए गाड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा रफ यूज़ के लिए ये गाड़ी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर ऑडी, मर्सिडीज, BMW की बात करूँ मैं, जो ये लग्जरी ब्रांड्स हैं उनकी बात करूँ, तो उनसे 10 गुना ज़्यादा रफ एंड टफ ये गाड़ी आप चला सकते हो, और तब ये गाड़ी आपका चवन्ने का खर्चा नहीं मांगेगी। यह मैं प्रूव करके बता सकता हूँ। अगर इस गाड़ी को मैं कहीं पहाड़ों में ले गया, या रफ उसमें ले गया, या एक्सट्रीम ऐसी जगह पर ले गया, जैसी लेके जाऊँगा ना ऐसी 1 पीस में गाड़ी में वापस लेके आ सकता हूँ, और उसके बाद ही सर्विस के अलावा ये गाड़ी खर्चा नहीं मांगेगी, इतनी रफ एंड टफ है। खैर, यही थी मेरी टोयोटा कैमरी का एक्सपीरियंस 1.5 लाख किलोमीटर के बाद। इस गाड़ी को मैंने बहुत ज़्यादा पहाड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा चली है, मैं सही बताऊँ। हाईवे में राजस्थान का टूर बहुत ज़्यादा मारा है इस गाड़ी के अंदर, और भी कई जगहों का टूर इस गाड़ी के साथ मारना चाहता हूँ। 30,000 सब्सक्राइबर अगर 1 महीने के अंदर आपने करवा दिए, मतलब कितने बच रहे हैं, 6,000 बच रहे होंगे, तो अगस्त में पक्का लद्दाख लेके जाऊँगा इस गाड़ी को, बता रहा हूँ। अब इससे चाहे मेरे को घर वालों से लड़ना पड़े, माने ना माने मुझे नहीं पता, मैं जाऊँगा। ओके। और कोई भी मेरा भाई आसपास दिल्ली NCR से हो या कहीं से भी हो, अपनी गाड़ी का कोई भी ओनरशिप एक्सपीरियंस करवाना चाहे, कहाँ पर मिलेगा, इधर ना, यहाँ पर जो इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है वहाँ जाके DM कर लो, ईमेल आईडी है वहाँ जाके मेरे को मेल कर लो, आपके जो है सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। और जो भी लोग इस गाड़ी की इज्जत कम कर पाते हैं थोड़ी ज़्यादा करो, बता रहा हूँ मैं। जो भी इस गाड़ी को गलत समझते हैं तुम्हें गलत प्रूव कर देगी गाड़ी, बात है इतनी सी। तो यही थी आज की वीडियो, ऐसा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।